मेरे फिल्म स्टार पति अपने हाई स्कूल के समय से ही किसी और लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती कर दी गई। वे मुझसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि मुझसे नफरत करते थे। एक रात मेरे पति ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और मैंने भी थोड़ी पी थी। उस रात मैं उनके साथ ही सो गई। जब सुबह मुझे इसका एहसास हुआ तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने इसे एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो सपना नहीं था। कुछ देर बाद मेरे पति ने अचानक गुस्से में मेरा गला कसकर पकड़ लिया। तब मैंने कहा, हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह किसी दूसरे से प्यार करे, लेकिन अक्सर वे एक दूसरे से मैं तुमसे प्यार करती हूं कहना भूल जाते हैं। आह भरते हुए क्याओ आनहाओ ने बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही धीरे से राहत की सांस ली। काफी देर बाद उसने कांपते हुए हाथों से नल खोला। वह ठंडे पानी से अपना चेहरा धोकर खुद को थोड़ा शांत करना चाहती थी। अचानक किसी ने जोर से बाथरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। क्याओ आनहाओ ने जल्दी से मुड़कर देखा। एक गुस्से से भरा लो जिन्नियन बाथरूम में घुस आया था। उसने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से पीछे की ओर घुमाकर उसे दीवार से टकरा दिया। उसका व्यवहार काफी कठोर था, इसलिए उसने कोई नरमी नहीं बरती। क्याओ आनहाओ की पीठ में जलन सी होने लगी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में लू जिन्नियन ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। सांस के लिए हांफते हुए क्याओ आनहाओ ने उसके ठंडे और क्रूर स्वर को अपने सिर के ऊपर से गिरते हुए सुना। क्याओ आनहाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकती हो। जब मैं नशे में था तब तुम खुद मेरे पास आई। ये कहते हुए उसकी आंखों की चमक थोड़ी मंद पड़ गई, जैसे उसके मन में कोई ख्याल आया हो। उसने उसका गला ऊपर की ओर धकेला और उसका चेहरा उठा लिया। वो उसकी आंखों में घूरने लगा। उसकी आवाज का लहजा बर्फ जैसा ठंडा था, बाथरूम की हवा से भी ज्यादा ठंडा। क्याओ आनहाओ, अगर मुझे सही याद है तो हमारी शादी की पहली रात तुम बहुत मासूम बनने का नाटक कर रही थी। सबसे पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें छू नहीं। क्या हुआ, सिर्फ 2 महीने हुए हैं शादी को और अब तुम्हारा मन बदल गया? जब लू जिन्नियन ने यह कहा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी चमकती हुई गहरी आंखें हमेशा की तरह शांत और स्थिर थी, लेकिन बोलते हुए उसने उसका गला और कस दिया, जिससे उसके भीतर का डरावना गुस्सा और क्रूरता साफ झलकने लगी। क्याओ आनहाओ को पिछली रात की सारी बातें याद आ गई और वो डर से भर गई। उसका मन घबराने लगा। पिछली रात लू जिन्नियन ने काफी शराब पी थी और उसने भी थोड़ी पी ली थी। हल्के नशे में वो बेख्याली में उसके बाहों में सिमट गई थी, लेकिन उसे लगा था कि यह सिर्फ एक सपना है। अगली सुबह जब उसके फोन का अलार्म बजा, तब उसे एहसास हुआ कि वह अब भी उसकी बाहों में सो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। कुछ सेकंड तक गहरे सदमे में रहने के बाद उसे समझ आया कि पिछली रात जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। उनकी शादी को अब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उन्होंने प्यार के लिए शादी नहीं की थी और दुनिया को भी ये नहीं पता था कि वे पति पत्नी हैं। इसलिए इन 2 महीनों में उन्होंने एक दूसरे को छुआ तक नहीं और घर के बाहर अजनबियों की तरह व्यवहार किया। लेकिन अब अनजाने में उसने वो वादा तोड़ दिया था। लू जिन्नियन के सवालों के बीच क्याओ आनहाओ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके पैर की उंगलियां तक कांप रही थीं। उसने अपने होठ काट लिए और लंबे समय तक चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। लू जिन्नियन भी चुप हो गया, जैसे वो धैर्य से इंतजार कर रहा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया और वो लगातार क्याओ आनहाओ के सुंदर चेहरे को बिना पलक झपकाए देखता रहा। क्याओ आनहाओ बेहद घबराई हुई थी।
क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लू जिनियन उसके मन की बात पढ़ रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और जब वो दबाव को और सहन नहीं कर पाई, तभी लू जिनियन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, या फिर तुम हमेशा से मेरे बिस्तर में आना चाहती थी? कियाओ अनहाओ यह सुनकर कांप उठी। क्या उसे उसके जज्बातों के बारे में पता चल गया था? उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। अपने भाव छिपाने की कोशिश में उसने जल्दी से कह दिया, मुझे टू द एंड ऑफ टाइम में एक रोल चाहिए। लू जिनियन बीच में ही रुक गया, जैसे वो आगे बोल ही न पाया हो। कियाओ आनहाओ ने शायद बहुत जल्दी में कहा था, इसलिए ऐसा लगा जैसे उसने उसकी बात ठीक से सुनी ही नहीं। वो कुछ देर तक जैसे स्तब्ध खड़ा रहा, मानो किसी ख्याल में खो गया हो। कियाओ आनहाओ को लगा जैसे उसका दिल गले से बाहर आ जाएगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और उसकी बेदाग चेहरे को देखते हुए बोली, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे डेब्यू को आधे साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई बड़ा रोल नहीं मिला। इस इंडस्ट्री में आपका काफी प्रभाव है, बस आपकी एक बात मुझे टू द एंड ऑफ टाइम में रोल दिला सकती है। वो कुछ पल के लिए रुक गई। लगभग 5 सेकंड बाद उसने अपने होठ कसकर बंद किए और धीरे से बोली, तो जो कुछ भी पिछली रात हुआ, वो मेरी तरफ से आपको दिया गया भुगतान था। उसकी बात सुनते ही लू जिनियन की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ जो उसकी गर्दन पर थे हल्के हल्के कांपने लगे। अचानक वो हंस पड़ा। कियाओ आनहाओ, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? उसने हल्का सा हंसा, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने उसे घूरते हुए ठंडे और क्रूर स्वर में कहा, ठीक है कियाओ आनहाओ, तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो? मैं तुम्हें पूरी तरह तोड़ दूंगा। वह उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे चीर कर रख देगा। दांत भींचते हुए उसने आखिरी शब्द कहे और बेरहमी से उसका गला छोड़ दिया। बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चला गया। कियाओ आनहाओ की लंबी पलकें हल्के से कांप उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह दीवार से टिकी रही जब तक कि दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज नहीं आई। तभी उसने मुश्किल से अपने सूखे गले में जमा लार निगली। थक कर वह जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या वह सिर्फ टू द एंड ऑफ टाइम में काम पाने के लिए उसके बिस्तर में गई थी? नहीं, वह तो बस एक बहाना था अपने असली जज्बात छिपाने का। उसके दिल में जो भाव थे वे सिर्फ उसके अपने थे। वह उससे प्यार करती थी। पिछले 13 सालों से वह चुपचाप उससे प्यार करती आ रही थी। कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे बता सके। उसने सोचा था कि अगर वह अपने जज्बात छिपाकर रखेगी तो सब ठीक रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात हल्के नशे में वह अपने सबसे गहरे राज को उजागर कर देगी। उसने खुद को ज्यादा ही मजबूत समझ लिया था। हालांकि कियाओ आनहाओ ने उसे गुस्सा दिलाया था, फिर भी 3 दिन बाद उसे टू द एंड ऑफ टाइम की टीम का फोन आया, जिसमें उसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उसे यह नहीं पता चला कि यह फैसला डायरेक्टर का था या लू जिनहान का आदेश। इस ड्रामा में उसका स्क्रीन टाइम ना तो बहुत कम था और ना ही बहुत ज्यादा। यह कोई मुख्य भूमिका नहीं थी, लेकिन सिर्फ भरने के लिए भी नहीं थी। फिर भी यह उसकी पिछली भूमिका से 1000 गुना बेहतर थी। चूंकि यह रोल उसे एक गरिमाहीन तरीके से मिला था, इसलिए ऑडिशन केवल औपचारिकता भर था। ऑडिशन के तुरंत बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 3 दिन बाद कियाओ आनहाओ आधिकारिक रूप से क्रू में शामिल हो गई। ठीक उसी के 1 दिन बाद जब लू जिनहान नई फिल्म की शूटिंग के लिए रोम रवाना हो गया था। 2 महीने से शादीशुदा ये जोड़ा अब अलग अलग रास्तों पर था। 3 महीने बाद, 3 महीने तक टू द एंड ऑफ टाइम की शूटिंग के बाद यह टेलीविजन ड्रामा $30 मिलियन की किराए की हवेली में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पूरी टीम खुशी से झूम उठी और सबसे ज्यादा खुश निर्देशक था। उसने अपना फोन उठाया और उदारता दिखाते हुए जिंग चेंग होटल के टॉप फ्लोर डाइनिंग हॉल को बुक कर दिया ताकि पूरी टीम को जश्न के खाने पर बुलाया जा सके।
टू द एंड ऑफ टाइम की शूटिंग दोपहर 3 बजे खत्म हुई। टेक्निकल टीम को अपने उपकरण समेटने थे और कलाकारों को मेकअप हटाकर कपड़े बदलने थे, इसलिए जश्न का खाना रात 8 बजे रखा गया। इस दौरान लू जिनियन अपनी नई फिल्म की शूटिंग के कारण पूरे समय रोम में था। अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच मिले सिर्फ 2 दिन के ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए वह अचानक कंपनी के कुछ मामलों को संभालने के लिए देश लौटा। समय की कमी के कारण लंबी फ्लाइट के बाद भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही वह सीधे कंपनी चला गया। उसके पहुंचते ही मीटिंग शुरू हो गई, क्योंकि बोर्ड के सभी सदस्य पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यह मीटिंग दोपहर 3 बजे से लेकर रात 6 बजे तक चली। मीटिंग के बाद उसका असिस्टेंट उसके साथ ऑफिस में आया और उसे उसके शेड्यूल के बारे में बताने लगा। लंबी फ्लाइट और पूरे दिन की मीटिंग के बाद लू जिनियन बेहद थका हुआ लग रहा था। ऑफिस में बैठकर उसने कैजुअली अपना फोन निकाला, जो साइलेंट पर था, और असिस्टेंट की बातें सुनते हुए उसे देखने लगा। जैसे ही वह फोन लॉक करने वाला था, एक मैसेज आया। लू जिनियन ने तुरंत उसे खोला। टू द एंड ऑफ टाइम की शूटिंग पूरी हो गई है। आज रात 8 बजे जिंगचेंग होटल में जश्न का आयोजन है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर आइए। असिस्टेंट ने कहा, मिस्टर लू, मैंने रात 12 बजे की रोम की फ्लाइट बुक कर दी है। वहां पहुंचने के बाद आपको अगली शूटिंग से पहले लगभग 15 घंटे आराम मिल जाएगा। लू जिनियन ने कुछ नहीं कहा। वह लगभग 5 सेकंड तक उस मैसेज को देखता रहा, फिर बिना किसी भाव के सिर उठाकर असिस्टेंट की ओर हल्का सा सिर हिलाया। असिस्टेंट कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था, इसलिए वह उसके ठंडे स्वभाव से परिचित था। उसने बिना परेशान हुए आगे कहा, मिस्टर लू, फ्लाइट में अभी लगभग 6 घंटे बाकी है। क्या आप शहर में डिनर करना चाहेंगे या एयरपोर्ट पर? शहर में, लू जिनियन ने धीमे से जवाब दिया। असिस्टेंट कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने कहा, जिंग चेंग होटल। जब दोनों ने खाना खत्म किया तब रात के 8:30 बज चुके थे। बिल चुकाकर वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, लू जिनियन अचानक रुक गया। उसका असिस्टेंट भी तुरंत रुक गया। मिस्टर लू, क्या हुआ? लू जिनियन कुछ देर चुप रहा। जब असिस्टेंट दोबारा पूछने ही वाला था, उसने कहा, तुम कार में इंतजार करो, मुझे ऊपर कुछ काम है। कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद वो लिफ्ट की ओर मुड़ गया। डू द एंड ऑफ टाइम की क्रू में शामिल होने के कारण क्याओ आन हाओ भी उस डिनर में मौजूद थी। शहर पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े बदले, बाल बनाए और हल्का मेकअप करके तुरंत जिंग चेंग होटल पहुंच गई। इतनी जल्दी तैयार होने के बावजूद वो फिर भी डिनर के लिए लेट हो गई। जब वो पहुंची तब निर्देशक पहले ही स्टेज पर खड़ा होकर सबका धन्यवाद कर रहा था। सभी लोग उसकी बातों में इतने मग्न थे कि किसी ने क्याओ आनहाओ के देर से आने पर ध्यान नहीं दिया। वो भीड़ में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, फिर सीधे अपनी मैनेजर झाओ मैंग के पास चली गई। डायरेक्टर के छोटे से भाषण के बाद डिनर शुरू हुआ। क्योंकि ये एक बैंक्वेट था, इसलिए मेलजोल और शराब आम बात थी। क्याओ आनहाओ इंडस्ट्री की बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर, अच्छा स्वभाव और अच्छी बोलचाल उसे सबसे अलग बनाते थे। इसलिए वो सब में आसानी से घुल मिल गई। सबसे मिलकर अभिवादन करने के बाद वो बहुत भूखी हो गई थी। बिना देर किए वो झाओ मैंग को लेकर बुफे एरिया में गई। उसने अपनी प्लेट भरी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। कुछ कौर खाने के बाद जो हॉल पहले शोर से भरा हुआ था, अचानक शांत हो गया।
जिज्ञासा से उसने सिर उठाया। उसकी उंगलियां चॉपस्टिक्स पर कस गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भीड़ की नजरों का पीछा करते हुए उसकी नजर लू जिनियन पर जाकर ठहर गई। 3 महीने पहले की यादें फिर से ताजा हो गई। उसे याद आया कि कैसे वो उसके बिस्तर में जाने के बाद उसका गला दबा रहा था। क्याओ आनहाओ, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? अच्छा, क्याओ आनहाओ, खेलना चाहती हो? तो मैं अंत तक खेलूंगा। उस दिन वह सच में बहुत गुस्से में था। पिछले 3 महीनों से वह उससे बचती फिर रही थी, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद आखिरकार उनका सामना हो ही गया। काले फिटेड सूट में लू जिनियन की लंबी और सुदृढ़ काया और भी निखर रही थी। बैंक्वेट हॉल की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही उसकी खूबसूरती और उभर आई। तीखी नाक, पतले होठ, मजबूत भौहें। मनोरंजन की दुनिया में अच्छे दिखने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन लू जिनियन अलग था। उसमें एक खास आकर्षण था जो किसी का भी ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेता था। भीड़ में ऐसे कलाकार को चुनना आसान होता है जो सबसे अलग नजर आए, लेकिन लू जिनियन सिर्फ इतना ही नहीं था। उसमें एक अनोखा आकर्षण था जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता था और उसे कहीं भी केंद्र बिंदु बना देता था। उसके आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। टू द एंड ऑफ टाइम के डायरेक्टर सबसे पहले होश में आए। हाथ में वाइन का ग्लास लिए उन्होंने उत्साह से उसका स्वागत किया। मिस्टर लू, डायरेक्टर के बोलते ही माहौल धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा। हालांकि सबको पता था कि वह उनके अभिवादन का जवाब नहीं देगा, फिर भी किसी ने उसे नमस्ते करना नहीं छोड़ा। लू जिनियन ऐसे चल रहा था जैसे किसी ने उससे बात ही न की हो। उसकी चाल भले ही छोटी थी, लेकिन फिर भी वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। डायरेक्टर हाथ में वाइन लिए मुस्कुराते हुए उसकी खुशामद कर रहा था। कियाओ आनहाओ सीटिंग एरिया में बैठकर खाना खा रही थी। शुरू में जब वह उससे दूर थी और बीच में भीड़ थी, तब उसमें उसे देखने की हिम्मत थी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया, वो सिर्फ चोरी चोरी ही उसे देख पाई। जब लू जिनियन उसके बिल्कुल पास आने वाला था, तब उसने सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। वो सावधानी से अपनी जगह पर बैठी रही, बिल्कुल स्थिर। अब ना तो वो चॉपस्टिक्स चला रही थी और ना ही पहले की तरह बेफिक्र थी। चेयरमैन लू, आपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? मैं किसी को आपको लेने भेज सकता था। डायरेक्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसे साफ महसूस हुआ कि लू जिनियन उसकी तरफ बढ़ रहा है। अनजाने में उसने अपनी चॉपस्टिक्स को और कसकर पकड़ लिया और अपनी पीठ सीधी कर ली। वो अपनी प्लेट पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी, यहां तक कि उसका खाना चबाना भी धीमा और सावधान हो गया था। जब लू जिनियन उसके पास से गुजर गया और वो राहत की सांस लेने ही वाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसके पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया है। जब कियाओ आनहाओ पहली बार उससे प्यार करने लगी थी, तब उसके सपने हमेशा उसी से भरे रहते थे, लेकिन समय के साथ वो उससे मिलने से डरने लगी। जब भी वो उसके पास होता, वो डर और बेचैनी में डूब जाती थी, और 3 महीने पहले की घटना के बाद यह एहसास और भी बढ़ गया था। इस समय लू जिनियन उसके ठीक पीछे बैठा था। उसके हर एहसास तेज हो गए थे। वो उसकी आवाज और उसकी सांस तक महसूस कर सकती थी। घबराहट के कारण उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। लू जिनियन और डायरेक्टर की बातचीत फिल्मों और ड्रामा के बारे में थी। भले ही वो ज्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके हर शब्द पर कियाओ आनहाओ का दिल कांप उठता था। अब वो दबाव सहन नहीं कर पाई। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, झाओ मैंग से टॉयलेट जाने का बहाना किया और खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, लू जिनियन भी खड़ा हो गया। यह संयोग था या जानबूझकर? वॉशरूम कियाओ आनहाओ के पीछे था और डाइनिंग हॉल का बाहर का रास्ता
लू जिनियन के पीछे। जैसे ही वो मुड़ी, वो भी मुड़ा और उनकी नजर इन टकरा गई। बस एक नजर मिलते ही किया और आन्हाओं ने घबराकर तुरंत सिर झुका लिया और उसकी आंखों से बचने लगी। उन्हें शादी किए 5 महीने हो चुके थे, लेकिन ये बात कभी सार्वजनिक नहीं हुई। दुनिया की नजर में वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। कियाओ आन्हाओ ने अपनी मुट्ठियां कस ली, अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की, बाकी सब की तरह व्यवहार करते हुए जैसे वे सच में अजनबी हो। उसने विनम्रता से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर लू। कियाओ आन्हाओ ने अपनी मुट्ठियां कस ली, अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो। काफी देर बाद उसने धीरे से पलक झपकाई, फिर मुड़कर थोड़ा घूमते हुए लंबे कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। शुरू से अंत तक उसने कियाओ आन्हाओ की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे वह औरत जो उसके सामने खड़ी थी वही न हो जिससे उसने 5 महीने पहले शादी की थी। लू जिनियन का स्वभाव ठंडा और दूर रहने वाला था, जिससे लोग उसके करीब आने से हिचकते थे। मनोरंजन उद्योग में उसकी ताकत भी लोगों के मन में डर पैदा करती थी, जिससे वे उसके सामने बहुत सावधानी से पेश आते थे। जैसे ही वह हॉल से बाहर गया, माहौल धीरे धीरे फिर से पहले जैसा शोरगुल वाला हो गया। लेकिन उसके आने की वजह से लोग उसके बारे में बातें करने लगे। लू जिनियन सच में इस इंडस्ट्री का एक लेजेंड है। वह सिर्फ लेजेंड नहीं है, वह एक चमत्कार है। अपने डेब्यू के बाद पिछले 10 सालों में उसके बारे में कभी कोई स्कैंडल या विवाद नहीं हुआ। उसने अपना साम्राज्य खुद खड़ा किया है। सुना है कि वह बिना किसी बैकग्राउंड के इस इंडस्ट्री में आया था। 4 साल बाद उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी और उसने लगातार 6 साल तक बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड जीता। ऑनलाइन चुनी गई 10 क्लासिक फिल्मों में से 6 में वह था और उनमें से सिर्फ 2 में वह लीड रोल में नहीं था। लेकिन मैंने सुना है कि वह थोड़ा अकेला रहता है, दूसरों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करता और सब कुछ खुद करना पसंद करता है। लेकिन लुक्स, टैलेंट और एक्टिंग तीनों में वह बेस्ट है। नेशन का हस्बैंड का खिताब उसे यूं ही नहीं मिला। सोचती हूं आखिर वह किससे शादी करेगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब हुआन यिंग एंटरटेनमेंट कंपनी दिवालिया होने वाली थी, तब उसने अपनी सारी बचत लगाकर उसे खरीद लिया। सबको लगा था कि वह भी कंपनी के साथ डूब जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 साल में उसने उसे देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बना दिया। आजकल इंडस्ट्री का कौन सा बड़ा स्टार हुआन यिंग से नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उसका स्वभाव बहुत अलग थलग रहने वाला है। उसे दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। सोचती हूं आखिर यह नेशन का हस्बैंड किससे शादी करेगा। अब जब तुमने ये बात कही तो उसने 18 साल की उम्र में डेब्यू किया था, तो अब वह 28 साल का होना चाहिए। सामान्य तौर पर अगर वह शादी नहीं भी करता तो कम से कम उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। फिर उसके बारे में कोई अफवाह क्यों नहीं है। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, उसकी तो किसी लड़की से नजदीकी या खास रिश्ता भी नहीं है। कितना रहस्यमय है, या शायद उसे लड़कियां पसंद ही नहीं। उनकी लगातार चलती बातें सुनकर जाओ मेंग अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसने सिर उठाया और सामने बैठी कियाओ आन्हाओ की ओर देखा, जो अपने कॉफी कप को धीरे धीरे घुमा रही थी। वो बीजिंग वापस क्यों आया है? क्या उसकी फिल्म अभी भी चल नहीं रही? हालांकि उनकी शादी एक राज थी, फिर भी कियाओ आन्हाओ ने यह बात जाओ मेंग को बताई थी, क्योंकि वो सिर्फ उसकी मैनेजर ही नहीं बल्कि उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। इसलिए भले ही जाओ मेंग ने नाम नहीं लिया, कियाओ आन्हाओ समझ गई कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने अपनी दोस्त की आंखों में देखते हुए सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? जाओ मेंग ने हैरानी से कहा। मिस कियाओ आन्हाओ, क्या तुम सच में उसकी पत्नी हो? वो रोम से वापस आया और तुम्हें एक फोन तक नहीं किया।
क्याओ आनहाओ ने फिर सिर हिलाया। नहीं किया। तभी जाओ मेंग को याद आया कि जब उसकी दोस्त की मुलाकात लू जिनियन से हुई थी तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं था। पहले उसे लगा था कि वे अपनी शादी छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब उसे समझ आया कि मामला कुछ और ही है। जाओ मेंग ने भौहे सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम लोग प्राइवेट में भी ऐसे ही रहते हो? तुम दोनों कितनी बार बात करते हो? क्याओ आनहाओ ने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। वह और लू जिनियन निजी तौर पर लगभग कभी बात नहीं करते थे। शादी के 5 महीनों में उन्होंने सिर्फ 3 बार बात की थी, और आखिरी बार 3 महीने पहले, जब वो उसके बिस्तर में चली गई थी और उसने उसे डांटा था। ये याद आते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जाओ मेंग के पहले सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसने दूसरे का जवाब दिया, हमने 3 महीने से बात नहीं की। 3 महीने? जाओ मेंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मिस क्याओ आनहाओ, तुम उसकी पत्नी हो या उसकी रखैल? नहीं, तुम तो रखैल से भी बदतर हो। रखैल को तो कम से कम कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिला? देखो तुमने क्या पहना है। क्या तुम्हारी किसी चीज की कीमत 5 अंकों से ज्यादा है? और उसके पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हें आसानी से ए-लिस्ट स्टार बना सकता है, लेकिन उसने तुम्हें टू द एंड ऑफ टाइम में सिर्फ एक छोटा सा रोल दिया। उधर जब लू जिनियन जिंग चेंग होटल से बाहर निकला, उसका असिस्टेंट पहले ही कार को मुख्य द्वार पर ले आया था। जैसे ही उसने उसे देखा, वह तुरंत बाहर आया और पीछे का दरवाजा खोल दिया। लू जिनियन बिना कुछ कहे कार में बैठ गया। दरवाजा बंद करते हुए असिस्टेंट ने अपने बॉस के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा कसा हुआ था और होठ एक सीधी रेखा में भींचे हुए थे। असिस्टेंट ने ऐसा भाव पहले नहीं देखा था। वह घबराकर जल्दी से दरवाजा बंद करके ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर झाओ मेंग क्याओ आनहाओ के सामने बैठी थी और उसे कॉफी का बड़ा घूंट लेते हुए देख रही थी। क्याओ आनहाओ ने कड़वाहट को दबाया और शांत स्वर में, जैसे किसी और के बारे में बात कर रही हो, कहा, तुम जानती हो कि हमारी शादी मजबूरी में हुई थी। इसमें कोई भावनाएं नहीं थी, इसलिए बातचीत का कम होना सामान्य है। झाओ मेंग और क्याओ आनहाओ बचपन से एक दूसरे को जानते थे। भले ही उनकी पसंद और शौक अलग थे, लेकिन उनका रिश्ता गहरा था। इसलिए कुछ बातों को झाओ मेंग समझ सकी। वह काफी देर तक चुप रही, क्याओ आनहाओ को देखती रही, जो बिल्कुल भावहीन थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, क्याओ, मिडिल और हाई स्कूल के समय बहुत कम लड़कियां थीं जो उससे बात कर पाती थी, लेकिन तुम उनमें से एक थी। वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था और कई बार तुम्हारे साथ बाहर घूमने भी गया था। फिर कॉलेज में अचानक तुम दोनों ने बात करना क्यों बंद कर दिया? तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्यों व्यवहार करने लगे जैसे कभी मिले ही नहीं? कई बार वह तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करता है, बिना सोचे समझे बात करता है। आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ था? क्याओ आनहाओ जैसे किसी सोच में खो गई। वह काफी देर तक अपनी कॉफी को देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और बहुत हल्की आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। इतने समय से मैं यही सोचती रही हूं कि आखिर उस साल ऐसा क्या हुआ था। कार के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। कई सालों से लू जिनियन के साथ काम करते हुए उसका असिस्टेंट उसके छोटे छोटे हाव भाव से ही उसका मूड समझ सकता था। जब भी वह अपने होठ इस तरह कसकर भींच लेता था, तो इसका मतलब होता था कि उसका मूड ठीक नहीं है। लेकिन डिनर के बाद तो वह ठीक लग रहा था। फिर अचानक ये बदलाव कैसे आ गया? क्या अभी कुछ हुआ था? हालांकि उसे शक था, लेकिन उसमें पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और सिर्फ औपचारिक लहजे में पूछा, मिस्टर लू,
क्या हम सीधे एयरपोर्ट जाएं? लू जिनियन चुप रहा। कार में सन्नाटा फैल गया। उसका ठंडा स्वभाव वैसे ही लोगों को दूर रखता था, और इस समय तो वो इतनी ठंडक बिखेर रहा था कि कार का माहौल भारी और घुटन भरा हो गया था। असिस्टेंट चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अब कुछ नहीं बोला, बस सड़क पर ध्यान देता रहा, जबकि उसके अंदर धीरे धीरे घबराहट बढ़ रही थी। जैसे ही कार दूसरी लेन से तीसरी लेन में मुड़ी, साफ मौसम अचानक बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। खुद को शांत करने के लिए असिस्टेंट ने फिर कहा, बारिश हो रही है। उसके कहते ही बारिश और तेज हो गई। बूंदें जोर जोर से कार पर गिरने लगीं, जिससे पा पा की तेज आवाज गूंजने लगी। लू जिनियन अब भी चुप था। दूसरी बार भी जवाब ना मिलने पर असिस्टेंट ने हार मान ली और चुप हो गया। बारिश लगातार तेज होती गई। सामने का दृश्य धुंधला हो गया और कार की रफ्तार धीमी हो गई। जैसे ही कार एयरपोर्ट की ओर मुड़ने वाली थी, अचानक लू जिनियन बोला, गाड़ी रोको। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन असिस्टेंट ने तुरंत सुन ली। उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए और कार रोक दी। असिस्टेंट पीछे मुड़ा। मिस्टर लू, क्या हुआ? फिर भी लू जिनियन चुप रहा। उसकी आंखें कार की खिड़की से बाहर देख रही थीं। दो स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्र छात्रा बारिश में दौड़ते हुए जा रहे थे। वे दोनों भागते हुए एक इमारत के नीचे जाकर खड़े हो गए। लगभग 2 मिनट बाद वे टैक्सी में बैठकर चले गए, लेकिन लू जिनियन की नजरें अब भी उसी जगह पर टिकी रही। असिस्टेंट हैरान था। बेचैन होकर उसने फिर पूछा, मिस्टर लू? फिर भी कोई जवाब नहीं। लू जिनियन जैसे किसी याद में खो गया था। कई साल पहले की एक याद। उस दिन भी ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी और वह और कियाओ आनहाओ दोनों एक पुराने भवन के नीचे बारिश से बचने के लिए भागकर पहुंचे थे। वे उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे और फिर उनकी यूनिफॉर्म से उन्हें पता चला कि वे एक ही स्कूल के हैं। मिस्टर लू, फ्लाइट 2 घंटे में है, हमें चेक इन करना होगा। काफी देर बाद असिस्टेंट की आवाज फिर सुनाई दी। लू जिनियन की भौहें हल्के से हिली। उसने थोड़ा सिर घुमाया। उसकी गहरी नजरें शांत और भावहीन थी। असिस्टेंट अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही लू जिनियन ने उसे रोक दिया। तुम पास के टैक्सी स्टैंड पर उतर सकते हो। है? असिस्टेंट चौंक गया। वह कुछ और पूछने ही वाला था, लेकिन लू जिनियन ने कहा, मैं आज रोम नहीं जा रहा, इसे कल सुबह के लिए बदल दो। असिस्टेंट के उतरने के बाद लू जिनियन खुद ड्राइवर सीट पर आ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और हल्के हल्के थपथपाने लगा। आखिरकार जैसे कोई फैसला लेकर उसने चाबी घुमाई और गाड़ी को शहर के केंद्र की ओर मोड़ दिया। टू द एंड ऑफ टाइम के जश्न के बाद झाओमेंग क्याओ आनहाओ को मियानशियू गार्डन छोड़ने गई। यह बीजिंग का एक प्रतिष्ठित इलाका था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहां की हर इंच जमीन बेहद कीमती थी। यही लू जिनियन और क्याओ आनहाओ का वैवाहिक घर था। झाओमेंग ने कार को विला के सामने रोका। बारिश रुक चुकी थी और सड़कों की धूल साफ हो गई थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी पानी के गड्ढों पर पड़कर चारों ओर चमक रही थी। अलविदा कहने के बाद क्याओ आनहाओ तब तक खड़ी रही जब तक झाओमेंग उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपने बैग से मुख्य दरवाजे की चाबी निकालने के लिए हाथ डाला। बारिश के कारण सामने के बगीचे में खिले हुए फूल झड़ गए थे और हवा में फूलों और बारिश की मिलीजुली खुशबू फैली हुई थी। हालांकि विला मुख्य गेट से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी कियाओ आनहाओ जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी। लू जिनियन रोम से वापस आ चुका था। क्या वो आज रात घर आएगा या क्या वो पहले से ही विला में मौजूद है? आनहाओ उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उससे मिलने का ख्याल मात्र ही उसे डर
और घबराहट से कांपने पर मजबूर कर देता था। कियाओ आनहाओ विला के दरवाजे पर आंखें बंद करके खड़ी रही। उसने कई गहरी सांसें ली, फिर चाबी निकालकर दरवाजा खोला। विला में 2 पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों के अलावा कोई स्थायी नौकर नहीं था, इसलिए वहां बहुत सन्नाटा था। जब उसे यकीन हो गया कि लिविंग रूम में कोई नहीं है, उसने अपने जूते उतारे और धीरे धीरे ऊपर चली गई। जब उसने देखा कि ऊपर भी कोई नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। वो विला में नहीं था, लेकिन क्या वो आज रात वापस आएगा? शादी के पहले 2 महीनों में लू जिनियन कभी कभी मियानशियू गार्डन में रुकता था। हालांकि उसके रुकने का समय अलग अलग होता था, लेकिन वो कभी भी रात के 12 बजे के बाद नहीं रुकता था। अब रात के 11 बज चुके थे। वो 1 घंटे और इंतजार करेगी। अगर तब तक वो नहीं आया तो शायद आज नहीं आएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बेचैनी बढ़ती गई। जब घड़ी ने 1 बजाया, तब उसका शरीर आखिरकार ढीला पड़ गया और वो थककर सोफे पर गिर पड़ी। वो आज रात नहीं आएगा। जब वो पूरी तरह शांत हो गई, तब वो उठी। कपड़ों का एक सेट लेकर वो बाथरूम की ओर चली गई। उसने बाथटब में पानी भरने के लिए नल खोल दिया और शीशे के सामने खड़े होकर अपना मेकअप हटाने लगी। जब वो टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाने ही वाली थी, तभी उसे पानी की आवाज के बीच बाहर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। वो जम सी गई। उसके हाथ ने अनजाने में टूथब्रश को कसकर पकड़ लिया। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। बाहर लू जिनियन सोफे पर बैठा था। कियाओ आनहाओ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभी अभी वो थोड़ी शांत हुई थी और अब फिर से तनाव में आ गई। उसके दिल में फिर वही पुराना डर और बेचैनी लौट आई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लू जिनियन ने हल्का सा सिर उठाया। उसने कियाओ आनहाओ की ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उनकी नजरें मिलते ही कियाओ आनहाओ का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत नजरें झुका ली। वो जानती थी कि वो अक्सर उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। फिर भी थोड़ी झिझक के बाद उसने धीरे से पूछा, आप वापस आ गए? लू जिनियन ने एक पल के लिए अपने होठ कस लिए। वो फिर से सिर झुकाए खड़ी थी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लू जिनियन ने ठंडे भाव से अपनी नजरें उससे हटा ली और बिना जवाब दिए अपने सूट के बटन खोलने लगा। कियाओ आनहाओ को उसके द्वारा अनदेखा किया जाना अब नया नहीं था, लेकिन इस बार शायद 3 महीने पहले की घटना के कारण उसे उसके भीतर से निकलती ठंडक साफ महसूस हो रही थी। वह और ज्यादा घबरा गई और वहां से भाग जाना चाहती थी। आखिरकार वो दबाव सहन नहीं कर पाई और जल्दी से बोली, वो मेरा बाथ तैयार हो गया होगा, मैं नहाने जा रही हूं। लू जिनियन ने फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कैजुअली अपना सूट सोफे पर फेंका और लंबे कदमों से मास्टर बेडरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ही कियाओ आनहाओ को होश आया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बाथरूम में वापस चली गई। अगर वो कर पाती तो वो बाथरूम में ही छिपी रहती जब तक लू जिनियन मियानशियू गार्डन से चला नहीं जाता। लेकिन चाहे वो कितना भी समय टालने की कोशिश करती, उसे आखिरकार उसका सामना करना ही था। लू जिनियन एन स्वीट बाथरूम से वापस आया, पजामा पहने हुए। वो अपने सामान्य स्थान पर बिस्तर पर लेट गया, हाथ सिर के पीछे रखे और आंखें बंद कर ली, जैसे सोने का नाटक कर रहा हो। ड्रेसिंग टेबल का शीशा सीधे बिस्तर की ओर था, इसलिए कियाओ आनहाओ जब अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी तो उसे उसमें लू जिनियन दिखाई दे रहा था। वो आंखें बंद किए लेटा रहा, जैसे सच में सो रहा हो। कियाओ आनहाओ बस चुपचाप उसे देखती रही। उसकी ठंडी और दूर रहने वाली नजरों के बिना
उसका चेहरा काफी नरम और शांत लग रहा था। दरअसल उसके चेहरे की बनावट उसे और भी कोमल दिखा रही थी। कियाओ आनहाओ कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गई उसे देखते हुए। उसे पहली बार देखे हुए 13 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार उसे देखकर वो अब भी ठिठक जाती थी। इस तरह शांति से उसे देख पाना कियाओ आनहाओ को एक अजीब सी गर्माहट और खुशी दे रहा था। अगर इस समय लू जिनियन आंखें खोल देता तो कियाओ आनहाओ कभी भी उसे इस तरह देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसे डर था कि वो उसके दिल में छिपे उस छोटे से राज को पढ़ लेगा, उसका छुपा हुआ प्यार। कियाओ आनहाओ की भौहें ढीली पड़ गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर शीशे में दिख रहे लू जिनियन के चेहरे को छू लिया। वो अपने हाथों को रोक नहीं पाई और उसकी जॉलाइन को उंगलियों से छूते हुए उसकी आंखों और नाक की आकृति को महसूस करने लगी। आखिर में उसकी उंगली लू जिनियन के हल्के लाल होंठों पर आकर रुक गई। उसे 3 महीने पहले उसे चूमने का एहसास साफ याद था, उसके होठों की नरमी और गर्माहट। कियाओ आनहाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां बार बार शीशे में दिख रहे उसके होठों को छूने लगी। वो पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी कि अचानक कमरे में फोन का अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज से लू जिनियन हल्का सा भौहें सिकोड़ कर जाग गया। कियाओ आनहाओ ने डर के मारे तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने जल्दी से कॉटन पैड उठाया और घबराहट में अपना चेहरा साफ करने लगी। वो लगभग पकड़ी गई थी, इसलिए अब उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस अपने चेहरे को देखती रही और चुपचाप अपना स्किन केयर पूरा करने लगी। जब वो खत्म करके उठने लगी, तब उसने देखा कि वो बिस्तर पर फोन में कुछ देख रहा था। लू जिनियन पहले से जाग रहा था। कियाओ आनहाओ और ज्यादा घबरा गई। वो धीरे से जाकर लाइट बंद कराई, फिर झिझकते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी। उसने कंबल हटाया, तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो तुरंत चेंजिंग रूम में गई और एक इंसान के आकार का टेडी बियर उठाकर वापस आई। लू जिनियन ने बस ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी नजरों से कियाओ आनहाओ इतनी डर गई कि जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। उसने चुपचाप टेडी बियर को उनके बीच रख दिया ताकि दोनों के बीच दूरी बनी रहे। फिर वो आज्ञाकारी तरीके से लेट गई और बिल्कुल हिलने की भी हिम्मत नहीं की। ये टेडी बियर उसने शादी के बाद खरीदा था, जब वे 2 बार एक ही बिस्तर पर सोए थे। शुरू में उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो चैन से सो नहीं पाती थी। उसकी सोने की आदतें भी काफी खुली हुई थी, इसलिए हो सकता था कि वो अनजाने में उसे छू ले। पहली रात उसने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया था। दूसरी रात उसने उसे सीधे उठाकर बिस्तर से नीचे फेंक दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर चला गया। तभी कियाओ आनहाओ को समझ आ गया था, लू जिनियन को उसका छूना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहां तक कि वो नींद में भी उसे गलती से छू नहीं सकती थी। इसलिए उसने अगले ही दिन ये टेडी बियर खरीदा और उनके बीच रखने लगी, ताकि उसे हर रात डर के साथ सोना ना पड़े। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। इतना अंधेरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए सुनने की क्षमता और तेज हो गई थी। कियाओ आनहाओ साफ साफ सुन सकती थी कि लू जिनियन कभी कभी अपने फोन को छू रहा था, जिससे हल्की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसने फोन लॉक कर दिया और कमरा पूरी तरह शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि वह उसकी हर सांस सुन सकती थी। कियाओ आनहाओ टेडी के एक तरफ लेटी थी, आंखें बंद थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लू जिनियन से आने वाली हल्की खुशबू महसूस कर सकती थी, जिससे उसका दिल फिर से कांप उठा। उसे पिछली रात टू द एंड ऑफ टाइम की पार्टी में झाओ मैंग की बात याद आई। पहले ऐसा नहीं था,
स्कूल के दिनों में लू जिनियन आमतौर पर लड़कों के साथ ही रहता था और लड़कियों से दूरी बनाए रखता था। और उस समय कियाओ आनहाओ उन कुछ लड़कियों में से थी जिनसे वह बात करता था। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि वह खास थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शू जियामो की वजह से। शू परिवार और कियाओ परिवार के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और वह बचपन से ही शू जियामो के साथ बड़ी हुई थी। लू जिनियन शू जियामो का सौतेला भाई था। दोनों का पिता एक ही था। पिछली पीढ़ी की समस्याओं से प्रभावित हुए बिना दोनों भाइयों के बीच अच्छा रिश्ता था। कियाओ आनहाओ उन कुछ लड़कियों में से थी जो लू जिनियन से बात कर पाती थी और इसका कारण शू जियामो ही था। लेकिन उनकी बातचीत भी बस औपचारिक ही होती थी, जैसे हेलो और गुड बाय। जब वह छोटी थी तब उसके मन में इतनी चिंताएं नहीं थी और वह अपने प्यार को अपने तरीके से जीती थी। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो खुलकर अपने प्यार का इजहार करे, प्रेम पत्र लिखे या वैलेंटाइन पर चॉकलेट दे, लेकिन वह उसे चुपके से ढूंढती रहती थी। कभी कभी स्कूल के मैदान में या घर लौटते समय वह उससे मिलने का मौका ढूंढ लेती थी। उसके पास जाकर कैजुअली हाय कहती, अपने दिल की भावनाओं को छिपाते हुए। वह कभी जवाब में हाय कह देता या बस सिर हिला देता, और बस इतना ही उसके लिए काफी होता था, उसे खुशी से भर देने के लिए। एक से अधिक बार उसने उसके साथ भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन वह कभी भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसी तरह उनका हल्का फुल्का रिश्ता चलता रहा, जबकि उसके दिल में छुपी भावनाएं हर दिन गहराती गईं। जब उसने यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया तो किसी अज्ञात कारण से लू जिनियन उसे नफरत और तिरस्कार से देखने लगा। शुरू में उसने सोचा कि शायद अपने प्यार की वजह से वह ज्यादा संवेदनशील हो गई है। कियाओ आनहाओ जल्दी से लेट गई थी, इसलिए उसकी सोने की स्थिति थोड़ी असहज थी। फिर भी उसने कोई अचानक हरकत करने की हिम्मत नहीं की। वह बस धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे भी टेडी के दूसरी तरफ लेटे लू जिनियन को हल्की हलचल महसूस हो जाती थी। वह अचानक करवट बदलता, जिससे कियाओ आनहाओ डर के मारे बिल्कुल स्थिर हो जाती। ऐसा लग रहा था कि लू जिनियन का मूड बहुत खराब है, जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही हो। वह बार बार करवट बदल रहा था। कियाओ आनहाओ का पूरा ध्यान उसी पर था और वह बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। अचानक उसने कंबल हटाया और झटके से उठकर बैठ गया। इससे कियाओ आनहाओ इतनी डर गई कि उसका दिल घबराहट से कांप उठा। उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। वह बस आंखें बंद किए लेटी रही और लू जिनियन के कदमों की हल्की आवाज सुनी, फिर लाइटर की आवाज आई। इसके बाद कमरे में तंबाकू की हल्की गंध फैल गई। उसकी जानकारी के अनुसार लू जिनियन कभी सिगरेट नहीं पीता था। शादी के बाद यह पहली बार था जब उसने उसके सामने सिगरेट पी। कियाओ आनहाओ के मन में हल्की जिज्ञासा जागी। आखिर उसने कब से सिगरेट पीना शुरू किया? लू जिनियन ने 2 कश लिए, फिर बिस्तर पर टेडी के दूसरी तरफ चुपचाप लेटी कियाओ आनहाओ की ओर देखा। फिर बिना किसी भाव के उसने नजरें फेर ली, बालकनी की ओर गया और खिड़की खोल दी। सिगरेट खत्म करने के बाद उसने थोड़ी देर इंतजार किया ताकि गंध कम हो जाए, फिर खिड़की बंद करके वापस बिस्तर पर आ गया। इस बार जब वह लेटा तो उसने फिर कोई हलचल नहीं की। अब उसके लगातार करवट बदलने की वजह से जो बेचैनी थी वह खत्म हो गई, और बीच में टेडी बियर होने के कारण कियाओ आनहाओ धीरे धीरे थोड़ी ढीली पड़ गई। हालांकि अंदर से वो अभी भी नर्वस थी। सोने से ठीक पहले वह पुरानी बातें याद करने लगी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद किसी कारण से लू जिनियन उसे नफरत और तिरस्कार से देखने लगा था। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सिर्फ उसके अपने प्यार की वजह से उसकी गलतफहमी है,
लेकिन बाद में शू जियामू ने अनजाने में उसे बता दिया कि लू जिनियन किसी और को पसंद करता है। मेरे लहजे में तेरी सदा है, मेरी आंखों में तेरा पता है। तब जब वो उससे मिली तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछ बैठी कि वो लड़की कौन है। हालांकि पहले भी वो कई बार उससे चिढ़ दिखा चुका था, लेकिन उस दिन जैसी प्रतिक्रिया उसने पहले कभी नहीं दी थी। इतने सालों बाद भी उसे वो पल साफ याद था। कड़े और कठोर चेहरे के साथ उसने कहा था, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मुझे कौन पसंद है? वो तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तभी उसे समझ आया कि लू जिनिन सच में उससे नफरत करता है। हालांकि उसे कभी उसकी नफरत की वजह नहीं पता चली, लेकिन उस दिन के बाद से उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जैसा उसने झाओ मैंग से कहा था, उसी दिन के बाद उन्होंने लगभग बातचीत बंद कर दी। कभी कभी जब वे मिलते भी तो ज्यादा बात नहीं होती थी, और अगर बात करनी पड़ती तो उसकी बातें हमेशा चुभने वाली होती थी। लू जिनिन के लिए अपने गहरे प्यार की वजह से कियाओ आनहाओ उसकी हर बात को दिल से लगा लेती थी, और इसी वजह से वह उसे आसानी से चोट पहुंचा सकता था। समय के साथ वह उसकी मौजूदगी से डरने लगी, उससे बात करने से डरने लगी, क्योंकि हर बार उसकी बातें उसके दिल को कुचल देती थी। वह हमेशा सोचती थी कि अगर वे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे तो एक दिन वे बस अलग हो जाएंगे और अजनबी बन जाएंगे। लेकिन एक दिन किस्मत ने अचानक उन्हें एक जोड़े के रूप में जोड़ दिया। भगवान ही जानता है कि जब उसे पता चला कि उनकी शादी होने वाली है तो वह कितनी खुश थी। वह जानती थी कि वह उससे नफरत करता है, इसलिए शादी की रात उसने समझदारी से साफ कर दिया कि वह उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगी और ना ही उनके रिश्ते के बारे में किसी को बताएगी। उस रात अपने गहरे प्यार की वजह से उसने नशे की हालत में उसे अपने करीब आने दिया। उसे लगा कि वह उससे सच में नफरत करता होगा, क्योंकि उनके साथ सोने के बाद वह इतना गुस्सा हो गया था। असल में वह नहीं चाहती थी कि वह ये सोचे कि उसने किसी टीवी शो में रोल पाने के लिए उसके साथ ऐसा किया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने कहा था, मैं चाहे किसी से भी प्यार करूं, वो तुम कभी नहीं हो सकती। क्याओ आनहाओ को नहीं पता था कि वो कितनी देर तक सोती रही, जब अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे जोर से खींच लिया। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। नींद में ही उसने भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा लू जिनियन टेडी बेयर के पास बैठा था और उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। क्या तुम फिर से मुझे सोते वक्त परेशान करने की कोशिश कर रही हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। क्याओ आनहाओ की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसने हैरानी से पलकें झपकाई, फिर नीचे देखा। उसे एहसास हुआ कि अनजाने में उसका हाथ टेडी बेयर के पार जाकर लू जिनियन की तरफ चला गया था। उसने तुरंत अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन लू जिनियन ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। व्यंग्य भरे स्वर में उसने कहा, क्यों, अब पिछला रोल खत्म हो गया है तो नया पाने के लिए फिर से खुद को बेचने का इरादा है? उसकी बात सुनकर कियाओ आनहाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। 3 महीने पहले की घटना के बाद उसकी नजरों में वह पूरी तरह गिर चुकी थी। वह उसकी कोई सफाई सुनने को तैयार ही नहीं था। अपने दिल के दर्द को दबाते हुए उसने धीरे से कहा, वो जानबूझकर नहीं था। जानबूझकर नहीं? लू जिनियन ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। फिर उसने बेरहमी से कहा, मिस कियाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ बोलने में भी उतनी ही माहिर हो जितनी दूसरों का फायदा उठाने में। उस दिन तो तुम ही मेरे बिस्तर पर चढ़ाई थी जब मैं नशे में था, और अगर मुझे सही याद है तो तुम काफी उत्साहित थी, मुझसे साथ सोने की भीख तक मांग रही थी। उसके शब्द कियाओ आनहाओ के दिल में छुप गए।
हर एक शब्द जैसे और गहराई तक कट लगाता जा रहा था। उस रात उसने सच में उससे ऐसा कहा था, लेकिन वो खुद भी नशे में थी। हल्के नशे में उसे सपना समझकर उसने धीमे से पूछा था, क्या मैं आपकी हो सकती हूं? कियाओ आनहाओ ने कभी नहीं सोचा था कि वो उस रात की बातों को इस तरह उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शर्म और अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने खुद को हल्का सा नोचा, जब तक उंगलियों का दर्द उसके दिल के दर्द से ज्यादा नहीं हो गया। तब तक उसने खुद को संभाला और कहा, मेरा आपको बहकाने का कोई इरादा नहीं था। मैं सो रही थी और गलती से आपको छू लिया। उसका चेहरा धीमे धीमे बैन वाला हो गया। उसका चेहरा धीरे धीरे पूरी तरह फीका पड़ गया। वो सिर झुकाए खड़ी रही, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लू जिन्नियन एक पल के लिए रुका, फिर घमंड भरे स्वर में बोला, अगर मुझे दिलचस्पी नहीं होगी तो तुम खुद भी मेरे सामने आ जाओ, तब भी मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूं जैसे पहली बार। इतना कहकर उसने उसकी कलाई छोड़ दी और चेंजिंग रूम में चला गया। जब वो बाहर आया, कियाओ आनहाओ अब भी उसी स्थिति में बिस्तर पर बैठी थी। वो कमजोर और नाजुक लग रही थी, सिर झुकाए जैसे कोई सजा पा रहा छात्र। हल्की रोशनी में वो और भी मासूम और छोटी लग रही थी। लू जिन्नियन दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसने नजरें झुका ली और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद कियाओ आनहाओ ने धीरे से सिर उठाया और बिस्तर के उस हिस्से को देखने लगी जहां वो लेटा था। उसने टेडी बियर को हटाया और उसके स्थान पर झुकर उसका तकिया और चादर अपने पास खींच ली। उसकी खुशबू को गहराई से महसूस करते हुए उसने उसकी बची हुई गर्माहट को अपने चेहरे से छुआ। उसने लालच से एक गहरी सांस ली। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। इतनी कठोर बातें सुनने के बाद भी वो उससे प्यार करना नहीं छोड़ पा रही थी। उस रात लू जिन्नियन के जाने के बाद कियाओ आनहाओ सुबह होने तक सो नहीं पाई। अगले कुछ दिनों तक उसने उसे ना देखा, ना ही उसकी कोई खबर मिली। करीब एक हफ्ते बाद एंटरटेनमेंट मैगजीन में लू जिन्नियन की फिल्म के प्रमोशन की खबर आई। अब उसे पता चला कि वो इस समय रोम में शूटिंग कर रहा है। दिन शांति से गुजरते गए और देखते ही देखते अप्रैल का अंत आ गया। इंडस्ट्री में आए हुए उसे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन वो अब भी बिना किसी खास उपलब्धि के थी। नाम ना पहचान। भले ही उसे टू द एंड ऑफ टाइम में रोल मिला था, लेकिन वो भी अभी एडिटिंग में था और रिलीज नहीं हुआ था। ऊपर से प्रमोशनल वीडियो में भी सिर्फ बड़े कलाकारों को दिखाया जा रहा था। इसलिए कियाओ आनहाओ अब भी अनजान ही बनी रही। ना कोई नया काम, ना कोई विज्ञापन, और उसका कीमती समय यूं ही निकलता जा रहा था। फिर भी झाओ मेंग एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह लगातार मेहनत करती रही और नई फिल्मों के लिए ऑडिशन के मौके ढूंढती रही। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा जटिल होती है। सिर्फ खूबसूरती और टैलेंट होना ही किसी को रोल दिलाने के लिए काफी नहीं होता। इसी वजह से पिछले 1 महीने में कियाओ आनहाओ ने 8 ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। और आज 9वें ऑडिशन में भी उसकी असफलता का सिलसिला जारी रहा। क्याओ 1 महीना हो गया है और तुम्हें एक भी ढंग का रोल नहीं मिला। यहां तक कि कोई छोटा सा साइड रोल भी नहीं जिसमें चेहरा मुश्किल से दिखे। इस रफ्तार से तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। झाओ मेंग की झुंझुनाहट के विपरीत कियाओ आनहाओ शांत बनी रही। वो अपनी दोस्त के पास बैठी आराम से फोन स्क्रॉल कर रही थी। बिल्कुल बेपरवाह लहजे में उसने कहा, पहले भी तो ऐसा हुआ है, तब भी हम ठीक थे। इतना कहते हुए अचानक उसकी नजर वेबो पर टॉप ट्रेंड कर रहे लू जिन्नियन पर पड़ी। वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर ऐसे बात जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर मैं भूखी भी रहूं तो भी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। झाओ मेंग ने साइड मिरर से उसकी ओर देखते हुए कहा।
मुझे पता है कि अगर तुम्हें काम नहीं भी मिला तो भी तुम मुझे पैसे दोगी, लेकिन कियाओ कियाओ, इस तरह तुम अपने माता पिता की छोड़ी हुई सारी संपत्ति खत्म कर दोगी। उसने उसके फोन की स्क्रीन पर लू जिनियन देखा और आगे बोली, कियाओ कियाओ, तुम लू जिनियन से एक और रोल क्यों नहीं मांगती? वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है तो उसका फायदा उठाओ। वैसे भी उसका पैसा तुमसे जुड़ा नहीं है। तुम्हारे माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे और तुम्हें तुम्हारे चाचा ने पाला है। क्या तुम सच में उससे सारे रिश्ते तोड़कर अपने चाचा के पास वापस जाना चाहती हो? झाओ मेंग बुरी इंसान नहीं थी, बल्कि व्यवहारिक थी। वह कियाओ आन हाओ के भले के लिए ही ऐसा कह रही थी। वह चाहती थी कि उसकी दोस्त लू जिनियन के प्रभाव का इस्तेमाल करे और इंडस्ट्री में आगे बढ़े, ताकि भविष्य में अगर वह उसे छोड़ भी दे तो भी आराम से जी सके। एक औरत का अपने लिए सोचना गलत नहीं था। ऐसा नहीं था कि कियाओ आन हाओ अपनी इज्जत के कारण ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि सच ये था कि लू जिनियन की नफरत इतनी गहरी थी कि वह उसे छूने में भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने अपनी नजरें झुका ली, अपनी आंखों की उदासी छिपाते हुए। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, वह अभी रोम में शूटिंग कर रहा है। तुम्हें पता नहीं? क्या तुम चाहती हो कि मैं रोम जाकर उसके साथ सोऊं? झाओ मेंग थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। कियाओ आन हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? कियाओ कियाओ, तुम्हें पता नहीं क्या? कुछ देर चुप रहने के बाद झाओ मेंग ने कहा, लू जिनियन 2 दिन पहले ही रोम से वापस आ गया। क्या वह घर नहीं आया? तो वह वापस आ गया था और एक पत्नी होने के बावजूद उसे इसकी खबर तक नहीं थी। कियाओ आन हाओ एक पल के लिए ठिठक गई, फिर बेपरवाही से मुस्कुरा दी। उसका घर न आना कोई नई बात नहीं है। सबसे ज्यादा 3 महीने तक उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया था और अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ। झाओ मेंग चुप रही। कार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, कियाओ कियाओ, 2 दिन पहले मैंने हुआन यिंग एंटरटेनमेंट के एक बोर्ड मेंबर से सुना कि लू जिनियन मीटिंग के दौरान बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया। कियाओ आन हाओ को यह बात समझने में थोड़ा समय लगा, फिर उसने बस ओह कहा। झाओ मेंग ने आगे कहा, मैंने यह भी सुना कि उसे तेज बुखार था, लेकिन उसने डॉक्टरों से इलाज कराने से मना कर दिया और खुद ही डिस्चार्ज हो गया। सबकी बातों को नजरअंदाज करके वह अकेले ही गाड़ी चलाकर चला गया। फिर उसने चिंता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इतनी तेज बुखार में बिना इलाज के चला गया? कियाओ आन हाओ बाहर से तो बिल्कुल शांत रही, लेकिन जहां झाओ मेंग नहीं देख सकती थी वहां उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, उसकी शर्ट का किनारा मरोड़ते हुए। झाओ मेंग सड़क पर ध्यान लगाए रही। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, कियाओ कियाओ, तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी? कियाओ आन हाओ कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, हमने तय किया था कि हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। इस बार झाओ मेंग ने ओह कहा और कार में फिर से सन्नाटा छा गया। हालांकि कियाओ आन हाओ ने झाओ मेंग के सामने खुद को कठोर दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त चली गई वो कुछ देर तक हिचकिचाई और फिर अपनी कार लेकर बाहर निकल पड़ी। शू जियामू ने एक बार बताया था कि लू जिनियन का शहर के उत्तरी हिस्से में एक पहाड़ पर निजी हवेली है। कियाओ आन हाओ को यह भी पता चला था कि लू जिनियन को अस्पतालों से नफरत है और जब भी वो बीमार होता है तो उसी हवेली में जाकर छिप जाता है। उस समय शू जियामू बस यूं ही शिकायत कर रहा था, क्योंकि लू जिनियन बहुत बीमार होने के बावजूद इलाज कराने को तैयार नहीं था। अक्सर शिकायत करने वाले का कोई बुरा इरादा नहीं होता, लेकिन उस समय कियाओ आन हाओ ने यह बात चुपचाप अपने मन में संभाल कर रख ली थी, भविष्य में काम आने के लिए। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो वहां होगा या नहीं, फिर भी उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया।
हवेली जाने से पहले वो खास तौर पर एक मेडिकल स्टोर पर रुकी। उसे उसकी हालत का सही अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने बस कुछ बुखार की दवाइयां खरीद ली। कियाओ आनहाओ कभी उस हवेली में नहीं गई थी, लेकिन उसे याद था कि शू जियामो ने बताया था कि वह यी माउंटेन की चोटी पर है। उसने जीपीएस में यी माउंटेन सेट किया और पाया कि वह सच में शहर के उत्तरी हिस्से में है। फिर उसने कार स्टार्ट की और उसी दिशा में चल पड़ी। खुशकिस्मती से यी माउंटेन बहुत बड़ा नहीं था और वहां सिर्फ एक ही हवेली थी। जब वह चोटी पर पहुंची तो वहां एक अकेली हवेली खड़ी थी जो साफ तौर पर लू जिनियन की ही थी। वह दोपहर 3 बजे निकली थी और जब तक वह वहां पहुंची शाम के 5 बज चुके थे। वह ठीक सूर्यास्त के समय पहुंची। लाल सुनहरी किरणें हवेली पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी किले जैसी भव्य और खूबसूरत लग रही थी। हवेली का गेट कसकर बंद था। कियाओ आनहाओ ने अपनी कार वहीं रोकी और आसपास देखा। उसे एक जगह बाड़ थोड़ी नीची लगी तो वह वहीं से अंदर चली गई। उसके पास हवेली की चाबी नहीं थी और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने खिड़कियों से झांक कर देखा, लेकिन कहीं भी लू जिनियन दिखाई नहीं दिया। हवेली के चारों ओर घूमते हुए उसे पीछे की ओर एक आधी खुली बड़ी खिड़की मिली। वह कुछ पल झिझकी, फिर उसे पूरी तरह खोलकर अंदर चली गई। हवेली अंदर से बेहद आलीशान थी। उसने पहली मंजिल का पूरा चक्कर लगाया, लेकिन लू जिनियन कहीं नहीं मिला। फिर वे दूसरी मंजिल पर गई, जहां उसके कदमों की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। अगर वो चल नहीं रही होती तो हवेली में डरावनी खामोशी छाई रहती। वो दूसरी मंजिल पर खोजती रही और आखिर में गलियारे के अंत में एक बड़े कमरे में उसे लू जिनियन मिला। वो सूट पहने हुए था और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा था। दूर से देखने पर वो गहरी नींद में लग रहा था। कियाओ आनहाओ ने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने भौहें सिकोड़ ली और तेज कदमों से बिस्तर की ओर बढ़ी। पास पहुंचकर उसने देखा लू जिनियन का शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। अनजाने में उसने उसका माथा छुआ। वो तेज बुखार से जल रहा था और उसने उसके स्पर्श पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो बुखार की वजह से बेहोश हो गया था। कियाओ आनहाओ ने तुरंत अपनी खरीदी हुई दवाइयां निकाली। निर्देश पढ़कर उसने 2 गोलियां निकाली और पास रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाई। काफी कोशिश करके उसने उसे सहारा देकर बैठाया और दवा उसके मुंह में डाल दी, लेकिन वो बेहोश था, इसलिए पानी पी नहीं पा रहा था। जब उसने पानी पिलाने की कोशिश की तो वो सब बाहर निकल गया। उसने 2 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। उसका तापमान लगातार बढ़ रहा था, यहां तक कि उसके आसपास की हवा भी गर्म लगने लगी। कियाओ आनहाओ घबरा गई। अगर वह डॉक्टर बुलाती तो इतनी सुनसान जगह तक पहुंचने में घंटों लग जाते। तभी उसे अचानक याद आया, जब उसे बुखार होता था तो उसकी मां बर्फ से ठंडा सेक करती थी। उसने दवा और पानी को साइड टेबल पर रखा और जल्दी से नीचे किचन में भागी। उसने फ्रिज और फ्रीजर खोला, लेकिन उसमें सिर्फ ठंडा मिनरल वाटर ही मिला, बर्फ नहीं थी। फिर भी उसने ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर उसका शरीर पोंछना शुरू किया। ठंडे कपड़े का स्पर्श जैसे आग पर ठंडक बनकर आया। धीरे धीरे लू जिनियन की तनी हुई भौहें ढीली होने लगी और उसका कांपना भी कम हो गया। कियाओ आनहाओ लगातार उसका शरीर पोंछती रही। कुछ समय बाद वह गहरी नींद में चला गया और उसकी तेज बेतरतीब सांसें धीरे धीरे शांत और सामान्य हो गई। जब उसने देखा कि उसका कांपना बंद हो गया है तो कियाओ आनहाओ ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। उसने ध्यान से उसे कंबल ओढ़ाया और बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर उसकी देखभाल करने लगी।
उसकी नजरें बार बार उसके चेहरे पर टिक जाती थी। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से सफेद हो गए थे, भौहें सिकुड़ी हुई थी और चेहरा थकान से भरा हुआ था। लेकिन इस हालत में भी वह बेहद आकर्षक लग रहा था। कियाओ आन्हाओ खुद को उसके चेहरे को निहारने से रोक नहीं पाई। जब वह अपनी सोच से बाहर आई तब तक आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। पहले से ही शांत जगह अब और भी ज्यादा खामोश लग रही थी। यहां तक कि जंगल के कीड़ों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए उसने अपने फोन की रोशनी से स्विच ढूंढकर लाइट जलाई। फिर उसने उसका माथा छुआ। उसे लगा कि बुखार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ज्यादा है। उसने उसके माथे पर रखा कपड़ा बदलकर नया ठंडा कपड़ा रख दिया। वह उसके पास बैठी रही, सोने से खुद को रोकते हुए। समय समय पर वह कपड़ा बदलती रही और रात के 11 बजे तक उसका बुखार काफी कम हो गया। तभी जाकर कियाओ आन्हाओ ने राहत महसूस की। वह बिस्तर के सहारे फर्श पर बैठी और थकान के कारण सो गई। लेकिन असहज स्थिति के कारण कुछ देर बाद ही उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत उसका माथा छुआ। बुखार फिर से बढ़ गया था। वह जल्दी से ठंडा कपड़ा लाकर उसके माथे पर रखी, लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं हुआ। उसका तापमान लगातार बढ़ रहा था और वह दर्द से कराहने लगा। अब ठंडा कपड़ा सिर्फ अस्थायी राहत दे सकता था। पूरी तरह ठीक होने के लिए दवा जरूरी थी। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने एक फैसला किया। वह उठी, दवा उठाई और उसके मुंह में डाल दी। फिर खुद पानी पीकर अपने मुंह में भर लिया। धीरे धीरे वह उसके करीब झुकी। जैसे जैसे उसका चेहरा पास आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 3 महीने पहले की घटना के बाद यह दूसरी बार था जब उनके होठ छूने वाले थे। उसने सांस रोक ली और धीरे धीरे अपने मुंह का पानी उसके मुंह में पहुंचाया ताकि दवा अंदर जा सके। जब उसे महसूस हुआ कि उसने दवा निगल ली है तो वह तुरंत पीछे हट गई। उसने अपने होठों को छुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ समय बाद ही वह खुद को संभाल पाई। लू जिनियन अब शांति से सो रहा था, शायद दवा के असर से। उसने कंबल ठीक किया और दवा का निर्देश पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि अगर 4 घंटे बाद भी बुखार रहे तो दूसरी खुराक देनी चाहिए। 4 घंटे बाद 3 बजे होने वाले थे। वह अलार्म लगाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए उसने जागते रहने का फैसला किया। वह बीच बीच में उसका तापमान चेक करती रही और महसूस किया कि उसका बुखार थोड़ा कम हो रहा है। 4 लंबे घंटे बीत गए और 3 बज गए। अब उसका बुखार बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पूरी तरह गया भी नहीं था। इस डर से कि वह फिर से तेज बुखार में न चला जाए, उसने पहले की तरह उसे दवा दी। इस बार जब उसने उसे दवा दी, पल के लिए उसके करीब रुक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर पीछे हट गई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका सिर पकड़कर वापस अपनी ओर खींच लिया। उसके होंठ फिर से लू जिनियन के होंठों से छू गए। तेज बुखार के कारण लू जिनियन आधे होश में था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है, जैसे कोई सपना हो। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई उसे कुछ पिला रहा है, कड़वा और सूखा। वह उसे बाहर निकालने ही वाला था, तभी उसे मुलायम होठों का एहसास हुआ जिसने उसे रोक लिया। यह एहसास उसके लिए जाना पहचाना था। कियाओ आन्हाओ डर से बिल्कुल जड़ हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। जब उसे होश आया तब तक वे दोनों बहुत करीब थे। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा धुंधला और अचेत सा था। वह शायद इसे सपना समझ रहा था। 3 महीने पहले की घटना उसके दिमाग में फिर से घूम गई। तब भी वह ठीक हालत में नहीं था, लेकिन जब उसे होश आया था तो वह इतना गुस्सा हो गया था कि उसे मार डालना चाहता था। इस ख्याल से कियाओ आन्हाओ सिहर उठी। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन लू जिनियन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वह छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। आखिरकार
थक कर उसने हार मान ली। वह जानती थी कि वह उसे पसंद नहीं करता, लेकिन बुखार की वजह से वह ऐसा कर रहा था। अगर उसे होश में आने पर यह सब याद आया, वो सोचकर ही डर गई और आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने होठ दबा लिए और खुद को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। लू जिनियन संतुष्ट होकर उसे अपनी बाहों में खींचकर सो गया। कियाओ आनाहाओ बेहद थकी हुई थी, लेकिन फिर भी सो नहीं पाई। जब उसे होश आया तो उसका पहला ख्याल था उसकी बाहों से निकल जाना। वो उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि वो उसका नहीं है। वो सिर्फ बुखार में ऐसा कर रहा था। यह सब एक गलती थी। जैसे ही वो उसकी पकड़ से निकलने लगी, उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए झिझकी, फिर उसने फोन उठाया। कैमरा खोलकर उसने एक फोटो ली। उस तस्वीर में वो उसकी बाहों में थी और वो गहरी नींद में था। भले ही वो उसे थामे हुए था, लेकिन यह उसकी असली इच्छा नहीं थी। फिर भी वो उस पल को अपने पास रखना चाहती थी, ताकि वो चुपचाप उसे याद कर सके और खुद को यह समझा सके कि शायद वो सच में उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था।